केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ लो कि तुम लोगों का काम चल जाना चाहिए। ठीक है। मैटर, स्टेट्स ऑफ, ठीक है, पदार्थ और पदार्थ की अवस्था। ठीक है। दूसरा पढ़ लेना, सॉल्यूशन एंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तीसरा पढ़ लोगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एसिड बेस एंड साल्ट। मेटल एंड नॉन मेटल, फ्यूल, हाइड्रो कार्बन। और 10 में पढ़ लोगे, केमिस्ट्री इन एवरीडे एवरीडे लाइफ, जिसमें सूप, डिटर्जेंट, फैट और प्लोसिव। अब रही बात, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आता है? तो चला गया।
देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है ना आपको एसिड बेस साल्ट से रहेगा। सब उतार लिए हो। इधर वाला था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, सूप, डिटर्जेंट, फैट और एक्सप्लोसिव। माने एक्सप्लोसिव मतलब विस्फोटक नहीं। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको अगर पूछेगा तो एसिड और एसिड बेस साल्ट से। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन याद कीजिएगा, केमिकल बॉन्डिंग से ना, हाइड्रोकार्बन से ना, और एवरीडे लाइफ से। एवरीडे लाइफ इन केमिस्ट्री। ठीक है। इससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और ऐसे बीपीएससी को कहा नहीं जा सकता है कि आपको कहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा, लेकिन इन सब चीजों पर आपका कमांड होना चाहिए। ठीक ना। अब हम लोग देखेंगे, ये क्या हो गया डस्ट। केमिस्ट्री जिसको हम लोग शास्त्र कहते हैं, यह किसका स्टडी करता है? या पदार्थ एवं पदार्थ एवं इसके संगठन या पदार्थ एवं इसके संगठन तथा रासायनिक गुणों का अध्ययन करता है। तो इसके सेंटर में कौन है? मैटर। ठीक है। अब इस केमिस्ट्री का जनक किसको कहा गया? फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है। लेविसियर को कहा गया फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री। किसको कहा गया है? पीसी रॉय। पूरा नाम प्रफुल्ल चंद्र रॉय। ठीक है। जिसने बंगाल केमिकल्स की स्थापना की थी। बंगाल केमिकल्स दवा की लेबोरेटरी है
बंगाल केमिकल्स लेबोरेटरी की स्थापना यही की है। पहले सारी दवाएं विदेश से बन के आती थी, कहेगा कि ना, भारत में भी लोगों के पास में इतना कैपेसिटी है कि वह दवा बना सकते हैं। हाँ, इसलिए इनको कहा गया ना। अब बताओ कि पदार्थ कहते किसको है? हम्म। अच्छा, पदार्थ की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? वेट होना चाहिए, स्थान के रहे। यही प्रश्न है, ये क्या था, क्या कहिएगा? यही क्वेश्चन आ जाए तो एबीसीडी में से क्या लिखिएगा? देखो, प्रमुख कह रहा है कि मुख्य। ब्लॉक में मुखिया तो कई गो होता है, अब प्रमुख है, है? तो कोई एक ही को आंसर होगा जी, इसलिए सभी तो नहीं होगा, है? इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरे भार बराबर तो होता है मास इंटू, तो अपने ऑलरेडी मास लगल है। हाँ, ठीक है। देखा, क्वेश्चन किसे घुमा दिया? अब बीपीएससी ऐसे ऐसे क्वेश्चन जरूर को दे देता है। हाँ, सब हो जाएगा। अरे जो मास है, अर्थ पर है, तो ये कहीं भी है तो जीत रहबे ना करेगा। ठीक है। हम्म। लिखो, पदार्थ वह है जिसके पास जिसके पास द्रव्यमान हो, भार मत बोलना, द्रव्यमान हो, तो भार का अंग्रेजी वेट, मास, हाँ, मास हो, और आयतन हो, तथा जिसे हमारी ज्ञानेंद्रियां हमारी ज्ञानेंद्रियां अनुभव कर सके।
अनुभव कर सके। नहीं। हम्म। तो सबसे प्रमुख बात क्या हो गई? क्योंकि अब आप लोग हमको बताइए, पदार्थ और द्रव्य में क्या अंतर है? हम्म। ये जो शब्द आया ना, मैटर, जिसके पास, जो जिसके पास मास होगा वही ना इस यूनिवर्स में सस्टेन करेगा, वही ना इस ब्रह्मांड में पधारेगा। और जो पधारेगा उसी को ना कहोगे पदार्थ, जो सस्टेन करेगा उसी को ना कहोगे सब्सटेंस। हाँ? हाँ? ठीक है। हाँ? यानी द्रव के शुद्धतम रूप को, द्रव के शुद्धतम या शुद्ध रूप को पदार्थ कहते हैं। जैसे मान लो मिट्टी है ना, एक द्रव्य है, इसमें आयरन है, ठीक है, कोबाल्ट है, निकेल है, ये सब जो हुआ ये मिट्टी के अंदर पाया गया ना। तो ये सब के सब सब्सटेंस हो गए, और ये केवल मिट्टी जो हुआ वो मैटर हो गया। क्योंकि सब्सटेंस में ही तीन ग्रुप बनता है, एलिमेंट ना, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है ना। तो इसलिए उसके शुद्ध रूप को मानेंगे ना। और ऐसे एक ही बात है, सब्सटेंस कहो या मैटर कहो। इस सब्सटेंस को दो भाग में बांटो। प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस में कौन कौन आया?
मेटल्स प्योर सब्सटेंस में ना, एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है। और इधर इम्प्योर सब्सटेंस कौन कहलाया? मिक्सचर, ठीक है। ठीक है। एलिमेंट तीन प्रकार के, मेटल, नॉन मेटल, और जिसमें दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाए, ठीक है। कंपाउंड कै प्रकार के? ऑर्गेनिक कंपाउंड और मिक्सचर कै प्रकार के? होमोजीनस कै प्रकार के? हेट्रोजीनस कै प्रकार के? कोलाइडल कै प्रकार के? है? हाँ। नहीं, नहीं, कंपाउंड का मतलब हो गया कि जिसमें मिलने वाले पदार्थ का अनुपात निश्चित हो, लेकिन मिक्सचर में अनुपात निश्चित नहीं रहता।
हो गया। इसमें कुछ पूछना है? हाँ, स्पंज है, इमल्सन है, जेल, एरोसोल, सोल। स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। कितना स्टेट ऑफ मैटर है? हम्म, नहीं, हम क्या प्रश्न पूछे हैं? पदार्थ की कितनी अवस्था? तीन। पदार्थ की कितनी अवस्था? तीन। पदार्थ पदार्थ में कितनी आवश्यक पदार्थ में कितनी अवस्थाएं हो सकती है? क्वेश्चन समझ गए? हैं? कितनी हो सकती है का मतलब पांच, कितनी होती है तो तीन। ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हो सकती है प्लाज्मा, और पांचवा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है। हो गया। अब देखो सॉलिड क्या है। इस सॉलिड में जो ये मॉलिक्यूल्स पाए गए, इनके बीच इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम और इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज्यादा। ठीक है। जिसके कारण इसमें शेप एंड वॉल्यूम्स डिफिनिट हो जाता है। क्या हो जाता है? डिफिनिट हो जाता है। ठीक है। इसका शेप, वॉल्यूम डिफिनिट क्यों हुआ? क्योंकि इसमें अंतर आणविक बल सर्वाधिक और अंतर आणविक दूरियां सबसे कम।
इसमें क्या हुआ, इसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस सॉलिड के कंपेरेटिवली ज्यादा और गैस के कंपेरेटिवली कम, और इंटरमोलिकुलर फोर्स सॉलिड से कम और गैस से ज्यादा। यही कारण है कि शेप indefinite but वॉल्यूम डेफिनिट होगा। ठीक है, इसमें क्या हुआ, क्यों ज्यादा होता है, इसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस सर्वाधिक और इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे कम। ठीक है, यही कारण है कि शेप एंड वॉल्यूम इनडेफिनिट। ठीक है, अब आइए बताते आप लोगों को प्लाज्मा के बारे में। देखो, सॉलिड को जब हीट देंगे, गरम करेंगे, तो यह जो हीट एनर्जी है वो बदल जाएगा किस में, काइनेटिक एनर्जी में। ये ना थर्मोडायनेमिक कहता है, हीट को, हीट क्या बदल जाएगा, गतिज काइनेटिक एनर्जी में। और जब काइनेटिक एनर्जी में जाएगा तो नतीजा क्या निकलेगा कि इसके मॉलिक्यूल जो करीब करीब थे वो दूर दूर हो जाएंगे। हाँ? फिर और हीट दे दो, और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिला, हाँ? और दूर दूर हो गया। अब आप क्या किए, एक्सट्रीम हीट दे दिए। किसको दिए, गैस को। किसको दिए, गैस को। अब इस गैस का जो मॉलिक्यूल था वो एटम में टूट जाएगा, हो गया नहीं। तो यहां हीट देने से हीट का कन्वर्सन किस में हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में। हीट का कन्वर्सन काइनेटिक एनर्जी में हो रहा है, गतिज ऊर्जा में हो रहा है। तो जब हमने और हीट दिया, इतना एक्सट्रीम हीट दे दिए, इतना ज्यादा हीट दे दिए कि इसके परमाणु के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था वो इलेक्ट्रॉन अपना कक्षा छोड़कर भाग गया। हाँ? नहीं, जब कक्षा छोड़ के भाग जाएगा तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन भागा कहाँ, इलेक्ट्रॉन भाग गया, वो इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, नेगेटिव।
और जिस एटम से भागा वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो नतीजा क्या निकलेगा, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव का एक सम्मिश्रण तैयार होगा। वह जो मिश्रण तैयार हुआ वह लाइट इफेक्ट देगा, प्रकाश उत्सर्जन करेगा। ठीक है, उसी को हम कहेंगे प्लाज्मा। तो प्लाज्मा लिक्विड है कि सॉलिड है कि गैसियस स्टेट है? हैं? कौन नहीं है? प्लाज्मा ब्लड वो अलग है। वो अलग है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलग है, ये स्टेट ऑफ प्लाज्मा है। नहीं, ये प्लाज्मा देखा दें, एगो कैंडल जलाओ, मोमबत्ती जलाओगे ना, उसमें से जो लौ निकलेगा ओकरा उंगली आर पर ऐसे से घुमाओ तो घूमेगा। हाँ? हाँ? वो भी प्लाज्मा स्टेट में है। हाँ? ना, सूरज में जो देख रहे हो, सूरज क्या है, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है? तो ओकरा में प्लाज्मा है ना जी, गैसियस स्टेट है। हाँ? इसके अलावा आसमान में जो बिजली कड़कती है ना, लाइटनिंग, थंडरिंग मतलब साउंड, बिजली ना, वहां भी प्लाज्मा ही बनता है। जो तुमको दिखता है, लाइट जो दिखता है ना, वो लाइट नहीं दिखता, ऐसे से दिखाई देता है, वो भी प्लाज्मा ही है। ठीक है, और पहले जमाने में एगो ट्यूब लाइट था, जिसमें एगो चौक लगल रहता था। ठीक है, एकरा बीच में कोनो फिलामेंट था? था, खाली था। तो फिर करंट यहां से वहां जाता कैसे था? ओकरा में तो अ, पहले जो ट्यूब लाइट था ना जी, आ? तो जो ट्यूब लाइट था, उस ट्यूब लाइट में करंट ऐसे होकर फ्लो करता था ना। आ? तो बीच में फिलामेंट रहेगा तब ना करंट यहां से वहां जाएगा, तब ये सर्किट पूरा होगा। आ? बिना सर्किट पूरा हुए कोई भी चीज जलेगा या काम करेगा? आ? तो फिर यह सर्किट किस कैसे पूरा होता था? क्योंकि ये जो चौक था ना, नहीं, ये चौक क्या करता था कि सेकेंड के फ्रैक्शन हिस्से में 10,000 वोल्ट एनर्जी जनरेट करता था। 10,000 वोल्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करता था। और हाँ, तो डेंजरस था नहीं। चौक को कभी सुने होगे, फलाना मिस्त्री बना रहा है चौक को। कोनो मिस्त्री चौक बनाएगा नहीं ना। तो वो 10,000 वोल्ट, लेकिन बहुत कम समय के लिए, सेकेंड के फ्रैक्शन हिस्से में ना, उतना ही से क्या होता था कि इसके अंदर जो गैस थे, वो गैस आयनीकृत हो जाते थे।
और आयनीकृत होकर ये किस स्टेट में बन गए? प्लाज्मा स्टेट में ना। और जब प्लाज्मा स्टेट में हो गया तो उसमें क्या है? प्लस और माइनस है ना जी, ठीक है। और फ्लो ऑफ इलेक्ट, अब इसमें पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता था, है? तो उस पॉजिटिव चार्ज को ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचते जाता था, सर्किट पूरा कर देता था ना। तो यही काम ये करता था, जिसके कारण से ये पूरा घूमता रहता था, काम करते रहता था। उसके अलावा और ये जब भी लाइट इफेक्ट करेगा ना तो येलोइश लाइट करेगा ना। कैसा लाइट प्रोड्यूस करेगा? पीलापन जैसा ना। तब कहोगे कि सर वो तो दूधिया प्रकाश देता था। तो दूधिया प्रकाश कैसे देता था? तो ये जो ट्यूब जो होता था ना, उस ट्यूब में पेंट किया रहता था ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड, सॉरी, मरकरी ऑक्साइड ना, मर्क्यूरिक ऑक्साइड रहता था ना। और उससे जब लाइट टकराता था ना, तो उससे जो लाइट इमिट करता था वह मिल्की या दूधिया निकल जाता था, ठीक है। उसी तरह से प्लाज्मा टीवी आया था। पिक्चर ट्यूब वाला, बड़का पिक्चर ट्यूब वाला नहीं रहता था, बड़ा वाला पीछे ना, वहू में प्लाज्मा भरल रहता था। तो ये पहले, हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो उसको प्लाज्मा टीवी कहते थे। तो ये समझ में आया? प्लाज्मा समझ में आ गया? हाँ, तो प्लाज्मा यही होता है। अब रही बात, बेक क्या है ना, बोस आइंस्टीन कंडेंसर। इस हाइपोथेसिस को सबसे पहले किसने बताया था? बेक के बारे में सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने अपनी विचारधारा रखी? कौन बोस? सुभाष चंद्र बोस। हाँ, हाँ। जगदीश, जगदीश चंद्र बोस। हाँ, सत्येंद्र बोस। हाँ, बउआ इनका नाम था सत्येंद्र नारायण बोस। क्या नाम था? सत्येंद्र नारायण बोस ने सबसे पहले, एस एन बोस, सत्येंद्र नाथ बोस जो थे, वही सबसे पहले सोचा कि जब आइंस्टीन ने जो कंसेप्ट दिया था ना, क्या दिया था? कि लाइट जो है ना, लाइट क्या है? पैकेट ऑफ फोटोन है, पैकेट ऑफ फोटोन। जब वो पैकेट में बनता है और उसको 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड अगर स्पीड दे दिया जाए तो उससे लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होने लगता है, ठीक है। अब ये विचारधारा जब आई तो सत्येंद्र नाथ बोस ने कहा कि सर, आप जिसको फोटोन कह रहे हैं, हम लोग उसको पार्टिकल्स तो बना सकते हैं, हैं? कैसे बनाएंगे? इसके लिए उन्होंने एक दिमाग लगाया और सोचा कि जब एक्सट्रीमली हीट दे रहे हैं, तो एटम से एक इलेक्ट्रॉन भाग जा रहा है ना जी, हैं? भाग कर निगेटिव और पॉजिटिव का समान मिश्रण तैयार कर रहा है।
जब उसको ठंडा करेंगे तो यही प्लाज्मा क्या बन जाएगा? गैस। गैस बनेगा ना जी। हाँ? और इसको हम लोग क्या करें, इस गैस को, किस गैस को अचानक इतना ठंडा कर दे, इतना ठंडा कर दे कि वो एक्सट्रीम कोल्ड हो जाए, जो -273 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाए ना। तो क्या होगा कि जैसे जैसे हीट निकालते जाओगे, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? कम होगा। इतना कम हो जाए काइनेटिक एनर्जी कि बेचारा ये जो घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, यो इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए एनर्जी नहीं रहे, तब ये सारा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? न्यूक्लियस की ओर। है नहीं। और इस तरह से ये एटम श्रिंक करके एक छोटा सा पार्टिकल बन जाएगा। नहीं। और उसी पार्टिकल से बने सब्सटेंस को वेग कहेंगे ना। ये बात जब कहा उन्होंने, तो आइंस्टीन साहब को चिट्ठी लिखे। किसने? सत्येंद्रनाथ बोस। पहले आइंस्टीन साहब कहेंगे ना ना ये सब संभव नहीं है। बाद में फिर वो सोचे कि ना, ये इंडिया से आया है और इंडिया में ज्यादा नहीं, कुछ ही ऐसा पर्सन है जो बहुत खुरपाती है ना, उसके ब्रेन को कहा नहीं जा सकता। कुछ जरूर सोचकर बोला है। तब उस थ्योरी को, वो जो हाइपोथेसिस था, वो जो अवधारणा थी, जो परिकल्पना थी, उस परिकल्पना को फिर ही पढ़े। जब 2 बार 3 बार पढ़े तब उनको दिमाग में बात आए कि नहीं, ये इट कैन बी पॉसिबल। तब वो चिट्ठी लिखकर बुलाए किनको? सत्येंद्रनाथ बोस को। अब बुला के इंग्लैंड में और डिस्कशन किए, और डिस्कशन करने के बाद में उसको अप्रूव्ड किए, कहे कि इट मे बी पॉसिबल ना। अब उसको साइंस मैगजीन में जगह मिला। उस जमाने में किसी को साइंस मैगजीन में जगह मिल जाता था तो उसको वर्ल्ड का बहुत फेमस आदमी कहा जाता था। और ये 1924 की बात है। उस समय हमारा देश गुलाम था, अंग्रेज के अधीन था। लेकिन अंग्रेज में खासियत थी कि अंग्रेज हमेशा विवेकशील आदमी का वो कदर करता था। अगर आप बुद्धिमान हैं तो आपको सर आंखों पर बैठा लेगा ना। तब ना बाबा साहेब अंबेडकर को पढ़ने के लिए बुलाया है उज्जैन, कैम्ब्रिज में। अगर वो जान जाते कि नहीं ये अनटचेबल है ना, है? और पूरा वहाँ यहाँ का जो सवर्ण प्राणी जो है सो मुश्किल में आ जाएगा, थोड़े बुला लेते हैं। लेकिन अंग्रेज के अंदर एक खासियत थी कि नहीं, वो उसका महत्व समझता था। तब सत्येंद्रनाथ बोस को वो बुलाए, और बुलाने के बाद में साइंस मैगजीन में जगह मिला। जब वो प्रचार हुआ, प्रचार होने के बाद 1991-92 में 3 साइंटिस्ट मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया। और वो कहाँ? तो जमीन के अंदर। कहाँ किया? अंदर। ठीक है। और उन्होंने सोडियम मॉलिक्यूल को लिया, सोडियम के एटम को लिया और लेकर, और उसको -273 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया। ठंडा जब किया तो देखा का कि वेग का जितना भी अवधारणा इन लोगों ने दिया था, वो सारे के सारी अवधारणा जो है सो मिल रही है, जिसके लिए उन तीनों साइंटिस्ट को नोबेल
पुरस्कार भी दिया गया। ठीक है। और उस दिन इस पार्टिकल का, जिस पार्टिकल को बोस और आइंस्टीन ने मिलकर कहा था बोसोन पार्टिकल, उस बोसोन पार्टिकल को जानते हो क्या कहा जाने लगा? गॉड। गॉड मतलब जी फॉर जनरेशन, ओ फॉर ऑपरेशन, डी फॉर डिस्ट्रॉयसन। तीन कैपेसिटी जिसके पास होगा वही ना भगवान होगा। यानी यह जो पार्टिकल है, यही पार्टिकल से इस पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई है। यही पार्टिकल एनर्जी देता है तो ये पूरा ब्रह्मांड चलती है। और यही पार्टिकल जो है अगर बिगड़ जाए, यह ब्रह्मांड को नष्ट भी कर सकता है। तब ना स्टीफन साहब जो थे, वो अभी जो हाल फिलहाल में वो साइंटिस्ट नहीं बढ़ा है, स्टीफन हॉकिंस, जो ब्लैक होल का कंसेप्ट दिया था, कहते हैं कि हाँ वही है, ये सारा, ये जितना यूनिवर्स है, ये जितने भी प्लेनेट हैं, ये सब वहां जाता है और उसी ब्लैक होल में समाहित हो जाता है। और समाहित होने का कारण क्या है कि ठीक उसी तरह से यह काम करता है कि वहां पर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाता है। और जब एनर्जी जीरो होगा तो मास मैक्सिमम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि E इजिकल टू होता है, लॉस ऑफ मास होगा तो एनर्जी होगा ना जी, ना। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अब यही मास का कन्वर्सन एनर्जी में और एनर्जी का कन्वर्सन मास में होता है, जिसके लिए यही पार्टिकल जिम्मेवार है। ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि प्लाज्मा जो है वह एक्सट्रीमली हीट पर और बेक एक्सट्रीमली कोल्ड पर। ठीक है। ये बात समझ में आई? हाँ? तो इतना पहले आप लोग नोट्स बनाइए, तब बताएंगे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर ना। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, मैटर को कैसे आप चेंज करेंगे ना। और अब आपका काम है कि घर पर जाकर प्लाज्मा और बेक के बारे में एक छोटा सा नोट्स आप लोग तैयार कर लीजिएगा ना। नहीं तैयार होगा तो हम तैयार करवा देंगे, लेकिन पहले आप कोशिश कीजिएगा ना। ठीक है। कि क्वेश्चन एराइज होगा प्लाज्मा से ना। ठीक है। तो प्लाज्मा किस फॉर्म में रहेगा? और बेक संघनित, संघनित परमाणु, संघनित सूक्ष्म कणों के में, संघनित सूक्ष्म कणों। संघनित का मतलब होता है कंडेंसेट पार्टिकल्स ना। संघनन मतलब कंडेंसेशन होता है ना जी, उसी से बना है कंडेंसेट, संघनित रहेगा। ठीक है। चलो तो आज की कहानी इतना ही, कल आएंगे तो वो बायोलॉजी चलेगा।